हेलो एंड वेलकम ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल लुक फॉर नॉलेज। मैं हूँ रमनदीप कौर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में रियल नंबर के बारे में स्टार्ट कर रखा है, तो उसकी उसी चैप्टर को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू और करते हैं। आज के सेशन में हम क्या कवर अप करेंगे वो देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें आएगा आपका, देखिए हम कवर अप करेंगे फैक्टर के बारे में, थोड़ी सी स्टडी होगी, एचसीएम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, ईडीएल के बारे में पढ़ेंगे, ईटीए क्या है एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे आज के सेशन में और क्या है नया। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में बात की थी। फाइन, इंटीजर्स के बारे में जब हमने बात की थी, आपको पता है 1 2 3 ये सारे हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। फाइन, तो ऐसा है, कुछ हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 12 ले लिया, 30 ले लिया और 42 ले लिया। जैसे कि ये जो तीन है वो डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स है। फाइन, पॉजिटिव इंटीजर्स हमने बात की है। यहाँ पर इन पॉजिटिव इंटीजर्स को मैंने क्या करना है, इन पॉजिटिव इंटीजर्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, वो कॉमन क्या है उस चीज को हम फाइंड आउट करते हैं। तो मैं इसका क्या करती हूँ, फैक्टर्स करती हूँ। फैक्टर्स इसके हम कैसे करते हैं, मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में इनके फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे कि 1 × 12 लिखा, तो 1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 12 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरे पास 12 आ रहा है, यानी कि मैं 12 को इन दो फॉर्म में तोड़ सकती हूँ। फाइन, अब आ गया कि 12 और किस में टूटता है, तो 2 × 6 की फॉर्म में 12 को तोड़ा जा सकता है। 2 6 या 12 होता है। इसी तरीके से 3 × 4 जो होता है वो आपका 12 होता है। फाइन, तो इसी तरीके से जब मैं 30 के फैक्टर्स करती हूँ दो पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में, तो वो 1 × 30 आपका एक कॉमन फैक्टर आएगा। मतलब फैक्टराइजेशन हम अगर इसकी करेंगे तो 1 × 30 आएगा। और आपका 30 किससे जाता है, आपका देखो 2 × 15 से 30 चला जाता है। फाइन, उसके बाद आपका जाता है 6 × 5 भी आपका 30 से कट हो जाता है, या आप 3 × 10 लिखिए, ये भी आपका 30 से जो 30 के जो फैक्टर है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इसी तरीके से जब मैं 42 की बात करती हूँ, तो इसके भी कुछ फैक्टर्स निकल कर आएंगे। जैसे कि 1 × 42 लिखा, तो ये इसका फैक्टर बनेगा। फाइन, और अगर मैं बात करूँ 2 × 21 भी इसका फैक्टर बनेगा। 3 × 14 तो 42 भी इसका फैक्टर बनेंगे, और 6 × 7। तो इस तरीके से जो इनके टुकड़े बन गए, जैसे कि फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े तोड़ना, किसी भी नंबर को तोड़ना। फाइन, तो अब यहाँ पे जो चीज देखिए, हमारे पास कुछ चीजें कॉमन है। फाइन, जैसे कि देखिए मेरे पास 1 2 3 मेरे पास सब में है। फाइन, इसमें भी है 1 2 3, और यहाँ पे देखिए एक 6 है जो इसमें भी है, और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है मेरे पास कॉमन निकल के आ रही हैं, दोनों सब में ये चीजें हमारे पास कॉमन है। तो कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये चीजें हमारे पास कॉमन निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इनमें से जो आपका हाईएस्ट नंबर होता है, ठीक है, जो कॉमन में आपका हाईएस्ट नंबर निकल कर आता है, ठीक है, दैट इज योर फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसे हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर अगर मैं 12 30 और 42 का अगर मैंने इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, तो मैं किस फॉर्म में लिखूंगी, 6 के फॉर्म में। ये मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। फाइन, तो ये HCF का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। अब मैं बात करती हूँ थोड़ी सी HCF जो आपका एक मिनट, इसको थोड़ा सा रब करते हैं। ठीक है, जो आपका HCF होता है उसको हम किस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि HCF को निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं। देखिए HCF जो होता है उसको मैं दो तरीके से फाइंड आउट कर सकती हूँ। एक तो आपका होता है मल्टीप्लीकेशन मेथड, मल्टीप्लीकेशन मेथड, और एक आपका होता है डिवीजन मेथड।
इन दो मेथड से हम HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका सीधा मल्टीप्लाई करके जैसे कि निकालना होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप किसी भी दो नंबर को फाइंड, तो उसका मल्टीप्लिकेशन आता है। सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पर HCF का एक एग्जांपल मैं लेती हूँ कि मुझे 30 और 15 का HCF फाइंड आउट करना है। फाइन, तो मैं 30 के पहले क्या करूंगी, फैक्टर करूंगी। 30 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 3 6 5, ठीक है, 5 2 जा 10 इंटू 30 फाइन। और 15 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके पास, 3 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कॉमन निकल कर क्या आता है, यहाँ पर देखिए 3 है, ये भी 3 है, ये दोनों कॉमन निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये मेरे पास एक कॉमन आ गया। और मेरे पास कॉमन क्या वैल्यू आ रही है, ये 5 आ रही है, तो इंटू 5 मल्टीप्लाई में, तो इसका HCF ऑफ 30 एंड 15 का क्या आया, 3 इंटू 5 दैट इज 15। 15 आपका क्या आ गया, HCF आ गया विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेथड से। फाइन, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से HCF कैसे निकाला जाता है, दिस इज द वन वे। ओके, अब देखिए अगर मेरे पास इन्हीं दो नंबर्स का 30 और 15 का मुझे डिवीजन मेथड की हेल्प से HCF निकालना है, तो वो मैं क्या लूंगी, इनमें से जो नंबर आपका बड़ा होगा, जैसे कि बिगर नंबर कौन सा है, जैसे यहाँ पे 30 है वो ग्रेटर है किससे, 15 से, तो जो आपका नंबर बड़ा होगा वो आपका बन जाएगा डिविडेंड, और जो आपका नंबर छोटा होगा वो आपका बन जाता है डिवाइजर यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल डिवाइड करेंगे, ये हम डिवाइड करना पिछली क्लास मतलब बहुत छोटे होते हुए करते आ रहे हैं। फाइन, तो 15 से हमने 30 को डिवाइड करना है, दैट इज 2, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। फाइन, अब देखो इसे लिखते कहते कैसे हम, इसे हम ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, जो आपका 30 है वो आपका डिविडेंड है, इसके फैक्टर क्या हुए 15, आपका जो है डिवाइजर इनटू कोशेंट, ये आपका क्या होता है दी कोशेंट होता है, ये आपका होता है डिवाइजर, और ये 30 जो आपका है वो है डिविडेंड, तो ये आपका आर हो जाता है रिमाइंडर। फाइन, तो यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 प्लस 0। फाइन, 30 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 प्लस 0। तो ये वाला केस में जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, उसी ये वाली फॉर्म जो है उसी केस में अप्लाई होती है, जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इस केस में जो आपका HCF बनता है वो आपका जो डिवाइजर होगा वो आपका HCF बनेगा, यानी कि HCF ऑफ 30 15 का क्या आएगा, 15। अब देखिए दोनों ही केसेस में आपके पास जो HCF है वो 15 आया, बट इन दिस केस डिवीजन मेथड में ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए तभी ही ये कंडीशन अप्लाई होती है। फाइन, और ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फाइन, यहाँ पर तो इसको हमने लिखना कैसे है, जो हमारी बुक्स में लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फाइन, तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी उस केस में जब आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उस केस में आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। फाइन, तो अगर आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 32 ले लिया। फाइन, यहाँ पे मैंने क्या किया, 32 ले लिया, ये 15 ले लिया। ठीक है, 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 आ गया, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बच गया, 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखा कैसे जाएगा, 32 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस 2। रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0,
यहाँ पे रिमाइंडर r जो है वो मेरा नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस केस में हमारा जो डिवीजन मेथड है वो काम नहीं करता है। फाइन, तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया है उस केस में क्या होता है, फिर से जो आपका डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड बन जाता है, और जो आपका कोशेंट है वो आपका डिवाइजर बन जाता है, और फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे उससे होल नंबर से या किसी ऐसे नंबर से, ठीक है, जो जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर 0 बच जाए। और अगर नहीं बच रहा ये 0, तो हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे अब मेरे पास 7 आ गया, 7 2 14 आया, इससे ज्यादा बड़ा तो मैं ले नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास एक बच गया, 1 फिर से बच गया, ये भी r इज नॉट इक्वल टू 0 आया। तो दैट मीन्स आई हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस अगेन, ठीक है। बट तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आपका अब डिवाइजर था, अब ये मेरा डिवाइजर बन गया ना, तो ये मेरा डिवाइजर था तो वो मेरे पास बाहर आ जाएगा। फाइन, अब मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका क्या बन जाता है, डिवाइजर, ठीक है। जो मेरा डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाता है, जो मेरा रिमाइंडर है वो मेरा डिवाइजर बन जाता है, और इसको मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि क्यू होता है आपका, कोई क्वोशंट होता है, किसी क्वोशंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास r इज इक्वल टू 0 आ गया। जब मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है उस केस में हम ये प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, और जो आपका यहाँ पर डिवाइजर आया होता है, जो आपका सॉरी जो आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइजर बना है, यानी कि ये जो डिवाइजर बना है आपका, तो ये आपका क्या हो जाता है, HCF। इस केस में वही आपका HCF होगा, जहां जिस क्वेश्चन के साथ आपने क्वेश्चन को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर 0 ले आए आप, तो वो ही आपका क्या हो जाता है, HCF। तो इस केस में जो आपका HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम इसे मल्टीप्लीकेशन मेथड से देखते हैं तो वो भी देख लेते हैं। 32 है, तो 32 का मल्टीप्लीकेशन मेथड में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए 15 और 30, पहले तो 32 के फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएंगे, 2 2 जा 4, और यहाँ पे कर लीजिए 32 को 2 से, इस तरह से 16, 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, और 2, राइट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। फाइन, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 2 आ गया यहाँ पर। फाइन, अगर मैं 15 की बात करूं तो ये तो 5 इंटू 3 है। यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, नथिंग कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका HCF नहीं है, लेकिन 1 तो दोनों में ही होगा ना, 1 तो दोनों में ही होगा, तो HCF आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फाइन, तो देखिए दोनों ही केस में आपका HCF 1 आ गया। तो वो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग प्रोसेस होगा, ठीक है, लेकिन जैसे हम क्वेश्चंस करते जाते हैं तो वो भी इजी लगना शुरू हो जाता है। इस मेथड को, जो ये हमने डिवीजन मेथड बोला है, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इक्लूडियस लेमा थ्योरम, ठीक है। इक्लूडियस आपकी जो डिवीजन लेमा है, इसी मेथड को बोला जाता है। वो क्या है आपकी, इसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपका इक्लूडियस में क्या है, गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमें अब देखिए पॉजिटिव, ये सबसे बड़ी कंडीशन है यहाँ पर कि जो आपके इंटीजर्स होने चाहिए ना, यानी कि ए और बी, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए। ये जो कंडीशन है आपकी वो नेगेटिव इंटीजर्स पे अप्लाई नहीं होती है। फाइन, जो इक्लूडियस डिवीजन लेमा है वो नेगेटिव इंटीजर्स पे अप्लाई नहीं होती है, उस रूल को फॉलो नहीं कर, जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो इस रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। फाइन, तो क्या है, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जहां पर आपके पास ये कंडीशन होती है, जो r की वैल्यू है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो आपका r जो है वो हमेशा आपका जो डिवाइजर है उससे कम होना चाहिए, और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए। फाइन, तो ये कंडीशन होती है। अभी हमने जो पीछे भी क्वेश्चंस किए थे, देखिए पीछे जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पे देखिए
दोनों ही केसेस में जो आपका आर, जो देखो रिमाइंडर या तो आर 0 के बराबर होना चाहिए, ये हमने किया है ना 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे देखिए ये ए है आपका, ठीक है, और ये आपका बी है, ये आपका क्यू है क्वोशिएंट, और ये आपका आर रिमाइंडर है। ये आपका क्यू है, ये बी है, ठीक है। एनी पॉजिटिव, टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, ए और बी तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, क्यू आपका क्वोशिएंट हो गया, आर आपका रिमाइंडर हो गया। और आर की वैल्यू बी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आर शुड बी लेस देन बी, नॉट इक्वल टू ऑल्सो, लेस देन बी, फाइन। तो बी से कम होगी। अब बी अगर मेरा 15 है तो यहाँ पे देखिए आर मेरा 0 है, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, फाइन। अगर आप नेक्स्ट भी देखिए, यहाँ पे देख लिए, कहीं किसी भी पार्ट में देख लीजिए, यहाँ देखिए आपका ये रिमाइंडर 2 है, तो ये मेरा 15 बी है, इससे छोटा है, ठीक है, फाइन। तो बी या तो आर की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, बड़ी भी है, ये आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, फाइन, बट लेस देन 15, दोनों कंडीशंस को फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, किसी भी केस में देख लेना आप, ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, फाइन। और दूसरी बात ये पॉजिटिव इंटीजर्स पे लागू होती है, तो ये होती है आपकी इक्लूडियस डिवीजन लेमा, ठीक है। ये हमारे साइंटिस्ट का नाम है इक्लूडियस, उसने अपने नाम पर ही ये वाली थ्योरम हमें दे दी है, ठीक है। तो इस थ्योरम का यूज हम कब करते हैं, फाइन। अब देखिए मान लीजिए कि एचसीएफ निकालने के लिए, देखो एक बात तो क्लियर है कि एचसीएफ निकालने के लिए इस थ्योरम का हमें इस्तेमाल करना है, यूज करना है, फाइन। लेकिन एचसीएफ तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट ये हमें कहाँ पे यूज करने हैं, ये हम उस कंडीशन में यूज करते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई बहुत बड़ी वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, जैसे कि 4 3 7 5 8 दे दी गई है, या फिर 3 8 7, इस तरह से कोई भी दो बिग नंबर दे दिए गए हैं। जब आपके पास ऐसे बड़े नंबर आ जाते हैं, उस केस में हम ये वाली थ्योरम का यूज करते हैं, इक्लूडियस डिवीजन लेमा का यूज करते हैं, यानी कि हमारे जो डिवीजन मेथड है वो यूज करते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा डिवीजन मेथड बना है इस तरीके से, फाइन। तो चलिए एक देख लेते हैं, एक एग्जांपल जो हमने अभी पीछे किया है वही ले लेते हैं। हमारा क्या नंबर था, 30, चलो वो तो छोटा नंबर था, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल मैं आपकी बुक का ले लेती हूँ, फाइन। जैसा कि बुक में से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, हाँ चलो ये ले लेते हैं। 455 आपका है एक नंबर, और दूसरा नंबर है 42। जैसे कि ये दो एक बड़ा नंबर है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन में आपने चेक क्या करना है, जो आपका बड़ा नंबर है, जो आपका ग्रेटर नंबर है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा ग्रेटर नंबर है, ये हमारा स्मॉलर नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे देखिए 455 को मैंने अगर डिविडेंड बना लिया और ये मेरा 42 आ गया, तो ये मैं अब डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, फाइन। डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, यानी कि 42 को, अब देखिए 42 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 420 आ जाएगा, और रिमाइंडर आपके पास कितना बच गया, 30। अब क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, देखो ए मेरे पास कितना है, 455, बी मेरे पास यहाँ पर, यानी कि बी जो होता है हमारा क्या है, आपका जो छोटा नंबर है, फाइन, जो आपका डिवाइजर है, चलिए बी आपका डिवाइजर होता है, और क्यू आपका क्वोशिएंट होता है, यानी कि 10 है, तो यहाँ पे 10 प्लस रिमाइंडर क्या है 35। अब देखिए जो आर है हमारा, आर जो है हमने बोला था बी से छोटा होना चाहिए, तो बी से तो आर छोटा है। यहाँ पे देखिए बी कितना था 42, और आर मेरा कितना है 35, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और आर की वैल्यू 0 से बड़ी है, इक्वल टू 0 नहीं है, कोई बात नहीं, आर की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी आर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती तो ये प्रोसेस मैं फिर से रिपीट करती हूँ, और जो आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है, वो आपका क्या बन जाता है, जो आपका रिमाइंडर होता है वो आपका क्वोशिएंट सॉरी डिवाइजर बन जाता है, और जो आपका यहाँ पर डिवाइजर होता है वो आपका डिविडेंड बन जाता है, यानी कि 35 आपका अब डिवाइजर बन गया है, और 42 आपका डिविडेंड बन गया है, क्योंकि 42 35 से बड़ा है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो आपकी डिविडेंड बन जाती है, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई थी। तो 35 1 से जाएगा, तो ये 35 आ गया, तो ये 8 5
7 बच जाएगा यहाँ पे, 7, 12 में से 5 गए 7, फाइन। तो यहाँ पे फिर से 7 रिमाइंडर बच गया। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जब तक 0 नहीं आएगा प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये मेरा फिर से जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया, वो मेरा डिवाइजर बन गया। और 35 अब मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका डिविडेंड आ जाएगा। तो 35 से मैंने जब इसको किया तो ये 5 के साथ कंप्लीटली जा रहा है, यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पर आकर मेरा प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0 लेकर आना है हमें, तब तक अगर नहीं आ रहा तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया, उस केस में आपके पास जो आपका डिवाइजर था, ठीक है, तो ये प्रोसेस यहीं पे हमने रिपीट करना है, ठीक है। तो चलिए ये 35 था, अब मैंने क्या किया था, 35 मेरा 42 मेरा डिविडेंड बन गया, 35 मेरा डिवाइजर बन गया, 35 को मैंने 1 से किया तो यहाँ पर प्लस मेरा 7 रिमाइंडर बन गया, अगेन 35 मेरा डिविडेंड बन गया, 7 डिवाइजर, 7 2 जा, और ये मेरा 0 रिमाइंडर। जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया उस केस में जो आपका डिवाइजर होता है, जिसको आपने ये डिवाइजर बनाया है, ये आपका HCF बन जाता है। HCF कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी आपको डिवाइड करके दिखाया है, यानी कि यहाँ से ये वाला, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे मेथड को करने वाले मेथड को हम बोलते हैं EDA। EDA मीन्स इक्लूडियस डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये हमारा एक एल्गोरिथम बन गया है, इक्लूडियस डिवीजन एल्गोरिथम। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। जो ये वाली कंडीशंस मैंने आपको करवाई थी इस तरीके से, ठीक है, ये दोबारा करवाइए यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये बोथ आर द सेम थिंग्स, ये हमारा होता है इक्लूडियस डिवीजन एल्गोरिथम। फाइन, आई होप आपको ये जो थ्योरम है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई या कोई भी डाउट है आपको इस पार्ट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ये फिनिश होती है हमारी थ्योरम, तो हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ठीक है। आगे आपकी जो एक थ्योरम और है इस चैप्टर में, वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या है, ठीक है। ये जो थ्योरम होती है आपकी, वो आपके कॉम्पोजिट्स नंबर पर अप्लाई होती है, ठीक है। कॉम्पोजिट्स नंबर पर अप्लाई होती है, यानी कि आपको किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का अगर फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, तो वो फैक्टराइजेशन आपके प्राइम नंबर के थ्रू होता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। यानी कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसी भी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को लेकर, है ना, जो कॉम्पोजिट नंबर बनता है, ये थ्योरम जो है उस पे अप्लाई होती है। फाइन, कैसे, देखिए हमने 12 ले लिया, 12 मेरा एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 पे गया 1, 3 2 जा 6, 2 जा 12। यानी कि अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये दो जो चीजें हैं आपकी, ठीक है, ये आपके जो ये दो नंबर आए हैं, दो यानी कि दो नंबर 2 और 3 दो नंबर आए हैं ना मेरे पास, तो ये दोनों नंबर कौन से नंबर है, ये प्राइम नंबर है। फाइन, तो जो कॉम्पोजिट नंबर है कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर था, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है वो कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ऑफ कोर्स ये यूनिक होगी क्योंकि प्राइम नंबर्स है, तो कुछ तो मिक्सअप होने का मतलब नहीं, सारे नंबर्स अपने आप में यूनिक नंबर्स हैं। फाइन, तो यूनिक फैक्टराइजेशन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि नंबर प्राइम है, ठीक है, उनका यूनिक फैक्टराइजेशन है। फाइन, इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। वो बोलते हैं कि ऑर्डर जो है वो डजंट मैटर, ठीक है, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता यहाँ पर। यानी कि मैं इसे 3 इंटू 2 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपको कॉम्पोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर्स पर थ्योरम हमारी अप्लाई होती है। बहुत सिंपल सी थ्योरम है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज का हम क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है हमारा यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड करना है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड करना है, हमारा HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस चैप्टर में आपको होमवर्क्स भी मिलेंगे, ठीक है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चंस को कीजिए ताकि आगे होमवर्क करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फाइन, तो उस जो भी होमवर्क्स मैं आपको दूंगी उसका रिजल्ट, जो उसका आंसर्स है, वो पूरी डिटेल के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उसमें हमें दिया है 135 और 225। ये दो हमें नंबर दिए हैं, इनका हमें ऐसे फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम। फाइन, तो सबसे पहले एल्गोरिथम करना है। फाइन, तो पहले तो हमें वो कंडीशन हमेशा याद रखना, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R, वेयर R की वैल्यू क्या है, R शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B, इक्वल टू नहीं। फाइन, तो ये मेरी कंडीशन होती है। फाइन, तो अब देखते हैं इसमें से जो नंबर बड़ा है, जो नंबर मेरा बड़ा है वो मेरा क्या बन जाता है, यानी कि ये मेरा बड़ा नंबर है, तो ये इस केस में मेरा डिविडेंड बन गया और ये मेरा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे कीजिए इसे, डिविडेंड इधर आ जाएगा हमारा, तो डिवाइजर 135 डिवाइजर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इससे जो इक्वल नंबर आए या फिर इससे बड़ा नंबर आए। देखिए अगर मैं 135 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 और 7 और 1 2, ये तो इससे बड़ा नंबर बन गया, तो इससे ग्रेटर नहीं लेना है। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक है, तो 1 से किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्वोशिएंट क्या बच गया। अगर मैंने इसको 1 से डिवाइड किया तो आप इसे ना साइड में ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 135 ये जो मैंने एल्गोरिथम उन्होंने बोला, तो आप इसे इस तरह से साइड बाय साइड दिखा भी सकते हैं, ये वाली चीज कि ये इसका एल्गोरिथम बन रहा है। फाइन, और ये भी दिखाएंगे बोथ आर द करेक्ट वन। 1 से किया तो 135 आया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया मेरे पास, यहाँ पे 990। फाइन, दैट्स इट। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर बच गया 90। अब देखिए 90 रिमाइंडर है, यानी कि R मेरा इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल रिपीट दिस प्रोसेस। ठीक है, और प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जो अब हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, 135 मेरा डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर था वो मेरा डिवाइजर बन जाएगा, और रिमाइंडर को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 135 वैल्यू आए। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो सिमिलरली 9 2 18 होता है, तो वो 135 से बड़ा हो जाएगा, तो इसे मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 90 आ जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए अगर मैं 90 से 135 को डिवाइड कर 135 को 90 से डिवाइड किया जाता है तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 45। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो आपका रिमाइंडर आया है वो कितना है, 45। लेकिन अभी भी इस केस में भी R इज नॉट इक्वल टू 0, तो व्हाट वी विल डू, वी विल रिपीट अगेन दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस तब तक ही चलता जाएगा जब तक आपका R 0 नहीं हो जाता। तो ये 90 मेरा डिविडेंड हो गया है, यहाँ पे 45 इंटू 2 90 होता है, यहाँ पे R 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ यानी कि अगर आप ये साइड में दिखा रहे हैं तो आप ये दिखा दीजिए यहाँ इस तरीके से। फाइन, तो 90 मेरा यहाँ पर R 0 आ गया, 42 जा 90 होता है। तो यहाँ पर मेरा HCF क्या आया, HCF इज दिस केस इज 45। फाइन, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने जो हमारा बिग नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसे चेक करना है। जो हमारा ग्रेटर नंबर होता है वो मेरा डिविडेंड बन जाता है, यानी कि उस चीज को मैंने डिवाइड करना है किससे, जो मेरा छोटा नंबर है यानी कि डिवाइजर है, डिवाइजर से मैंने उसको डिवाइड करना है। फाइन, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाता है और आपका HCF निकल कर आता है। इसी तरीके से आपको बाकी के 2 पार्ट्स भी करने हैं। ठीक है, तो बाकी के जो 2 पार्ट्स अब देखते हैं। तो सेकंड पार्ट लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट में क्या आपको गिवन है, जो बड़ी वैल्यू आपकी है दैट इज 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो ये वैल्यू इससे बड़ी है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, हमने बिगेस्ट वैल्यू चेक करनी है, जो बिग वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो बिग वैल्यू होगी वो आपकी क्या बन जाती है, डिविडेंड बन जाती है, और जो स्मॉल वैल्यू होती है वो आपका डिवाइजर हो जाता है।
तो यहाँ पर 196 आपका डिवाइजर है, तो हमें यहाँ पे इक्लूडियस जो डिवीजन लेमा है वो लगानी है। क्या होती है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और दूसरा मेथड है जो डिवीजन एल्गोरिथम, फाइन, तो सेम ही है, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। तो इसे हमने यहाँ पर देखिए 38220, तो यहाँ पे जो आपका B है डिवाइजर है वो 196 हो जाता है, और यहाँ पर जो Q आएगा क्वोशंट, यानी कि 196 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास या तो ये वैल्यू आए, फाइन, और या आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए, बट रिमाइंडर शुड बी जो होगा वो लेस देन B होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, फाइन। बट हम अगर इसे 195 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो यहाँ पर 38220 नंबर आ जाता है, तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तो फाइन, यहाँ से हमारा जो HCF निकल कर आता है वो आपका 38220 और 196 का जो HCF है वो होगा आपका 190, हाँ या 196, फाइन। यही आपका क्वेश्चन है ना। तो ये आपका जो HCF होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 196 यहाँ से, फाइन। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा, ये बड़ा इजी सा था। तो सिमिलरली हम इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है वो करते हैं। तो इसमें थर्ड वाले में सेम स्टेप्स है, लेकिन थोड़े स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो चलिए ये वाला करते हैं, क्वेश्चन आगे हम देखिए। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, जो आपकी बिगेस्ट वैल्यू है वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 867 जो है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, और जो आपका 255 है, सॉरी, वो आपका क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा। तो ये A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाएंगे हम यहाँ पर। तो A मेरा 867 है, इज इक्वल टू B कितना है हमारे पास 255 इंटू किससे मल्टीप्लाई करें कि या तो ये वाली वैल्यू आए और या फिर इससे छोटी वैल्यू आए, फाइन। तो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 3 15 और 1 16 और 3 2 जा 6 और एक 7, ठीक है, 765 आएगा। तो 765 को 867 से माइनस करने पर हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचेगा, 105 102 सॉरी 102 बचेगा यहाँ पर। तो ये आपका रिमाइंडर है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास देखो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, फाइन। तो यहाँ पर जो आपका डिवाइजर था अब वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर था उसे हमने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से, क्यू से, कोई होल नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 क्यू एनीथिंग, फाइन, कोई भी इंटीजर होना चाहिए, फाइन। तो यहाँ पर हमने 102 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया देन वी विल गेट, क्या आएगा आपके पास 4, और यहाँ पे 200 और 204 आ जाएगा, फाइन। और यहाँ पर जो आपके पास 204 रखेंगे यहाँ पर, तो 225 में 255 में से 204 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 51। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारे पास 51 आ गया, यानी कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, फाइन। अगेन दिस स्टेप हम इसे रिपीट करते ही जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पर देखिए 102 आपका डिविडेंड बन गया, और यहाँ पे 51 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं देन आई विल गेट 102, यानी कि 51 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 102 आया, यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, फाइन। तो यहाँ तक जो स्टेप है आपका वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास HCF जो है वो क्या निकल कर आता है, 867 और 255 का, दैट इज 51, फाइन। तो ये आपका HCF निकल कर आता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। इसके बेस पर आप अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से किसी भी बुक से जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, फाइन। ये आपकी प्रैक्टिस है, ये इजी है, बहुत सा इजी मेथड है। तो चलिए हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं, फाइन। तो आपकी बुक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, fine।
तो चलिए इसे देखते हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए इसमें क्या है, देखिए आपको क्या करना है। उन्होंने बोला है कि हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा जो वो इस फॉर्म में होंगे, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो लेट कर लीजिए कि लेट ए बी any positive integer, पॉजिटिव इंटीजर, एंड जो आपके पास देखिए b की वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 6। कैसे, देखिए हमारे पास जो यूक्लिडियन लेमा थ्योरम होती है वो क्या होती है, a b q प्लस r होती है। अगर हम अपने इसे कंपेयर करें हमारे इस इक्वेशन से जो हमें गिवन है ओड वाली, तो यहाँ पे देखिए जो 6q प्लस 1 इस तरीके से है फाइन, तो इसी फॉर्म में बन रही है। तो यहाँ से हमारे पास b निकल कर आया है, b कितना हो गया, ये 6 फाइन। तो अब जो हमारे पास r आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर b 6 है हमारे पास तो r की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 और 5। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन होती है कि यूक्लिडियन लेमा थ्योरम में ये कंडीशन होती है कि जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल हो सकती है बट लेस देन b होनी चाहिए, लेस देन जो हमारा डिवाइजर वाला इंटीजर होगा उससे कम होनी चाहिए। तो b यहाँ पे 6 है तो b से कम टिल 5 तक का केस हम लेंगे। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि b की वैल्यू कैसे आई। और जो q है आपका वो 0 से लेकर 0 से बड़ा और 0 से लेकर 0 से बड़ा और उसके इक्वल, 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा, ठीक है। इससे बड़ा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। फाइन, तो चलिए यहाँ से हमने क्या करना है, नाउ व्हाट यू विल डू, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस आर वैल्यूज इन द इक्वेशन ऑफ दिस, ये वाली इक्वेशन जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो हमारे यूक्लिडियन लेमा थ्योरम की थ्योरम है, ठीक है। फाइन, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस हम ले लेते हैं जिसमें हमने क्या किया, r की वैल्यू 0 पुट करनी है और यहाँ पर हमारे पास जो b है, b की वैल्यू तो हमें पता है 6 ही है। फाइन, तो r की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट करते हैं, तो जो a है इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखिए a इज इक्वल, वैसे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r वाली इक्वेशन बनेगी। r अगर हमने 0 पुट कर दिया तो a मेरे पास क्या आ जाएगा 6q। फाइन, 0 पुट किया तो a इज इक्वल टू 6q, ये वन थिंग, एक चीज आ गई है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट r इज इक्वल टू 1 इज दिस इक्वेशन, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 आ जाएगा। अगेन r इज इक्वल टू, जब 2 पुट किया तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 आ जाएगा। इस तरह से इक्वेशन टिल 5 तक चलती जाएगी। तो फाइन, तो यहाँ पे आपके पास जब r इज इक्वल टू 5 आपने पुट किया तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 की कंडीशन में आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फाइन, तो इस तरह से आपकी इक्वेशंस बनेंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक इक्वेशन ये थी आपकी 6q वाली। इस केस में देखिए जब आपके दो चीजें बन रही हैं यहाँ पर, एक तो आपके पास ओड इंटीजर्स बन रहे हैं, एक इवन बन रहे हैं। कैसे, देखिए जब a 6q है यानी कि 6 का मल्टीपल है, 6 एक इवन नंबर है, जब भी किसी इवन नंबर का कोई मल्टीपल होता है तो वो इवन नंबर ही आता है, यानी कि ये वाली कंडीशन मेरी इवन नंबर को, इवन इंटीजर्स को फॉलो करती है। अब जब हम इसमें कुछ भी, किसी भी इवन नंबर में जब हम कुछ भी इवन ऐड करते हैं तो हमें वो इवन नंबर ही देता है। फाइन, जैसे कि a इज इक्वल टू, अगर मैं 6q प्लस 2 कर दूं तो ये भी मुझे एक इवन नंबर ही देगा। फाइन, इवन इंटीजर ही देगा पॉजिटिव। इसी तरीके से जितने भी ये नंबर है जिसमें हम इवन नंबर ऐड कर रहे हैं तो वो सारे हमारे इवन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब जो चीजें बच गई हैं, इस ये तो एक पार्ट हो गया। फाइन, अब हमारे पास a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, जब हमने इवन नंबर में यहाँ पर हमारा इवन नंबर था, क्यों, क्योंकि 6 का मल्टीपल और 6 एक इवन नंबर होता है। जब हम इवन नंबर में कोई ओड नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास एक ओड इंटीजर निकल कर आता है। फाइन, जैसे कि 6 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो 7 बनेगा, तो 7 एक ओड नंबर होता है। तो इसी तरीके से हम ये शो कर सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, तो जो भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इसी फॉर्म में होगा।
कोई भी ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर। फाइन, यहाँ आई होप यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। फाइन, देखिए ये जो है इवन नंबर, ये 2 से डिविजिबल होंगे, 2 से डिविजिबल होते हैं। इवन नंबर है, 2 से तो डिवाइड हो गई होगा, वैसे भी 6 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। फाइन, तो जो बच जाते हैं वो आपके क्या बनेंगे, ओड नंबर। क्यों? क्योंकि ये इवन 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे ही हमने किसी भी नंबर में एक नंबर ऐड कर दिया तो वो ओड नंबर के निकल कर आता है, और ओड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता। सो यहाँ से जो आपका पॉजिटिव ओड इंटीजर है इज द फॉर्म ऑफ दिस 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फाइन, तो नेक्स्ट देखते हैं। This is our next question. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो यहाँ पे हमें दो ग्रुप्स दे रखे हैं आर्मी के, और उनके मेंबर्स के बारे में बताया गया है कि किस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं। फाइन, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कितने ज्यादा से ज्यादा कॉलम्स बनाए जाएं कि वो उनमें जितने आर्मी मेंबर्स हैं इक्वली वो मार्च कर सके। मतलब एक कॉलम में अगर 7 है, दूसरे में भी 7, तीसरे में 7, इस तरह से ये टोटल मेंबर हमारे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में आएंगे, इक्वली आएंगे। फाइन, तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है, जब भी हमारे पास मैक्सिमम किसी नंबर की बात की जाती है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड ओवर हियर, HCF। ठीक है, हमें यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हमें ये पता चल जाएगा कि कितने मतलब कितने हमें कॉलम बनाए जाएं जिसमें कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके आर्मी मेंबर्स। तो फाइन, तो क्या है यहाँ पर जो आर्मी कॉन्टिनेंट है वो कितने हैं, 616। फाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आर्मी contingents is equal to कितने हैं, 616, एंड नंबर ऑफ क्या आर्मी बैंड है आपके पास, आर्मी बैंड इज इक्वल टू 32। तो ये आपके मेंबर्स हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, सो HCF ऑफ 616 इन दोनों मेंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हम किससे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग इक्लूडियस डिवीजन लेमा से। फाइन, या इक्लूडियस हमारी लेमा थ्योरम से। फाइन, तो वो क्या है हमारी, तो इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट और 116 ग्रेटर है 32 से। फाइन, तो A इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, BQ प्लस R, यही हमारी लेमा थ्योरम है। फाइन, तो यहाँ पर जो आपका 616 है, 616 जो है वो क्या आएगा, 32 का कोई मल्टीपल। 32 से अगर हम 616 को डिवाइड करें तो 32 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगर मैं इसे 19 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देन आई विल गेट 608। फाइन, 608 आपके पास आएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो रिमाइंडर है वो कितना बच गया, 8 बच गया। फाइन, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, R मुझे 0 नॉट इक्वल टू 0 ना, R हमें 0 चाहिए। जब तक हमारा R यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तो ये प्रोसेस चलता रहता है, यही बात मैंने आपको पहले भी बताई है। फाइन, तो अब जो हमारा जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। इसे हमने किस नंबर से, किसी भी क्यू का कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 4 32 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। फाइन, जब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो ये मेरा प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा, और हमारे पास जो HCF है दोनों नंबर्स का वो कितना आ जाएगा, 8। यानी कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाने पड़ेंगे जिसमें कि वो इक्वली मार्च कर सके आर्मी मैंस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो हमारे बनेंगे दैट इज 8 बनेंगे। फाइन, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स का या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का या किसी भी तरीके का इस मैक्सिमम की बात आ जाती है ना, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में, तो वहां पर हम HCF ही फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लेना है यूक्लिडियस लेमा थ्योरम लगा के। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, use Euclidean division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। फाइन, तो किसी भी इंटीजर के m पर। फाइन, तो यहाँ पे हमें इन्होंने बोला ही है कि हमें ये थ्योरम लगानी है। तो व्हाट वी आर गोइंग, वी लेट कर लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो थ्योरम है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पर ही काम करती है, नेगेटिव के लिए काम नहीं करती है। तो बी केयरफुल फॉर दैट। फाइन, तो ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर हमने यहाँ पर ले लिया। और जो आपके पास नेक्स्ट आएगा इसका पार्ट, तो वो देखते हैं। तो ए पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू 3 आएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस 3 का मल्टीपल है। फाइन, तो चलिए b 3 हो गया। अगर b मेरा 3 हो गया तो यहाँ से मेरे पास r कितना आ जाएगा, 0 1 2, बिकॉज r की वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए, यही हमारी कंडीशन थी। तो b 3 है तो r मेरा 2 तक आ जाएगा। फाइन, तो जो आगे है इक्लूडियस, यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्लूडियस, ठीक है, डिवीजन लेमा। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म यूज किया। इक्लूडियस डिवीजन लेमा को हम यहाँ पर यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ए मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 3q अकॉर्डिंग टू माय स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है। तो बस मैंने यहाँ पे सिर्फ b की वैल्यू पुट करनी है प्लस आर। फाइन, अब हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे पास a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 आ जाएगा इन द फर्स्ट केस व्हेन r इज इक्वल टू 0। जब मेरा r इज इक्वल टू 0 उस केस में मेरे पास a क्या आ जाएगा, 3q। फाइन, अब ये हमारी एक इक्वेशन है। हमने बात करनी है स्क्वायर की, क्योंकि उन्होंने बोला है हमें कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमने ये एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो इसका स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। यानी कि यहाँ पे a स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू क्यू का होल स्क्वायर। फाइन, 3 इंटू क्यू का होल स्क्वायर मेरे पास a आ जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास a की वैल्यू जो निकलेगी वो कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मैं कॉमन ले सकती हूँ और 3 इंटू क्यू स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि 3 3 जा 9 होगा जब हम इसके स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल हमने लेना। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन की ना रिक्वायरमेंट है। देखिए ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो उसने मल्टीपल दिया ना वो 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल से किसी भी इंटीजर के साथ 3 को मल्टीप्लाई करके तो उसके बारे में हमने शो करना है। तो इसलिए मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए था। फाइन, तो अभी यहाँ पे हमने जो किया है काम, वो क्या करना है, जो 3q स्क्वायर है उसको हमने m मान लेना है। ये भी तो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा। फाइन, तो m भी हमारा कोई ना कोई उसने पॉजिटिव इंटीजर लेने को बोला है, तो हम मान लेते हैं कि ये कोई भी q का कोई भी मल्टीपल एक पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा। फाइन, क्योंकि q स्क्वायर है ना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे q की कोई नेगेटिव वैल्यू भी ले लूँ ना तो भी वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि वो स्क्वायर में है। फाइन, तो वैसे भी ये पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा। तो चलिए इसको हमने m मान लिया। अगर मैंने इसको m मान लिया तो मैं a स्क्वायर को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 3 इंटू m की फॉर्म में लिख सकती हूँ। फाइन, तो जैसा हमने जब r की वैल्यू 0 पुट की थी तो मेरे पास ये आया था। जब हम r की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तब हमारे पास a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आएगा। और a स्क्वायर कैसे आ जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं वो आपको पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फाइन, यही होता है। तो यही हमने यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे क्या आएगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। फाइन, यही होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, तो 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। फाइन, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 इंटू क्यू स्क्वायर यहाँ पे बच गया। और यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 इंटू क्यू, यहाँ पे प्लस 1 पड़ा है।
फाइन, क्यों ये हमने ऐसा क्यों किया, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फाइन, तो ये 3 का मल्टीपल है, ये भी ना कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर बनेगा, तो यहाँ पे भी आपने क्या लेट करना है, जो 3q² प्लस 2q है, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, वो हमने m लेट कर लेनी है। फाइन, जैसे ही हमने ये m लेट कर ली तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बन जाएगी, a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1। फाइन, यही बनेगी। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो a² बन जाएगा वो क्या बनेगा, 3m प्लस 1। क्यों, क्योंकि हमने इसे m मान लिया, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसे हम m इजीली मान सकते हैं। तो सिमिलरली तो ये केस इस तरह चलता है। वैसे तो यहाँ तक ही हमसे उन्होंने पूछा था, क्योंकि हमारे पास जब हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 2 की वैल्यू पुट करेंगे और b इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारा थर्ड केस आएगा। तो फाइन, जब हमारा थर्ड केस आएगा तो सिमिलरली इसकी वैल्यू हम इस तरीके से आगे आगे फाइंड आउट करते जाएंगे। फाइन, तो चलो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्रूफ मिलता है, इससे हमें ये प्रूफ मिलता है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हैंस जो आपका जो सॉरी जो आपका हैंस इसी जो आपका जो क्वेश्चन है कि जो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ दिस और दिस, तो ये सेम का सेम पैटर्न हमने इसी फॉर्म में लिखना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर ऑफ m। फाइन, तो यहाँ से ये चीज हमारी जो है वो प्रूव्ड होती है। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से की करना है। ऐसे एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके लिए, 5th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें और आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए, यूज यूक्लिडियस डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। फाइन, तो हमें क्यूब इस बार क्यूब फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने 4th क्वेश्चन में क्या किया था, स्क्वायर फाइंड आउट किया था ना, तो उसी तरीके से हमने इसमें क्यूब फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर फाइन एंड b इज इक्वल टू 3। यहाँ पे b की वैल्यू 3 कैसे आई, देखिए ये जो 9m है हमारा और 9m प्लस 1 है ना, तो ये सारे किसके मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम 3 हमने b की वैल्यू 3 चूज किया। जैसे ही हम इसका क्यूब करेंगे, फाइन, हमें क्यूब निकालना है ना यहाँ पे, तो जैसे ही हम इसका क्यूब करेंगे तो ये 27 तक जाएगा ही जाएगा। फाइन, तो इससे हमारे पास जो बाकी के ऑप्शंस है वो आ जाएंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगी। ठीक है, इसे हम आगे कंप्लीट करते हैं। फाइन, b इज इक्वल टू 3 यहाँ पे हमने लिया है, तो यहाँ पे बाय यूजिंग इक्लूडियस डिवीजन लेमा या इक्लूडियस डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, ठीक है, बोथ द सेम थिंग। तो क्या है वो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होती है हमारी इक्लूडियस डिवीजन लेमा। फाइन, तो यहाँ पे हमारे पास जो r की वैल्यू होगी वो लेस देन b होती है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास b कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करते जाएंगे और r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 1 2। फाइन, क्योंकि 3 लेस देन 3 होनी चाहिए तो 2 तक का ऑप्शन इसमें आएगा। फाइन, तो चलिए जैसे कि इसने हमें क्यूब लेने को बोला है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, a इज इक्वल टू, तो पहले हम इसकी जो इक्लूडियस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनेगी, b की वैल्यू अगर 3 है मेरे पास तो 3q प्लस r बननी चाहिए। फाइन, अब हमने क्या करना है, इसमें r की वैल्यू पुट करते जाना है। फाइन, तो यहाँ पर जब r की वैल्यू मेरे पास 0 आएगी तो मेरे पास a कितना आ जाएगा, 3q, और जब r की वैल्यू मेरे पास 1 आएगी तो a मेरे पास कितना आएगा, 3q प्लस 1, और जब r की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी तो a आएगा हमारे पास 3q प्लस 2। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस है, तो हमने इनको क्या करना है, बोथ साइड क्यूबिक करनी है सिंगल सिंगल में। फाइन, तो पहली इक्वेशन लेते हैं a इज इक्वल टू 3q, तो ये हमारा केस जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, क्यूब कीजिए, क्यूब बोथ साइड,
जब क्यूब बोथ साइड किया तो ये ए क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर 3q का होल क्यूब आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है 27q क्यूब। फाइन। अब यहाँ से देखिए अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन कर दूं तो ये 9 इंटू 3 के फैक्टर में हो सकता है, 9 3 जा 27 होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस फॉर्म में लिखना है जैसा कि हमारा क्वेश्चन है। हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे ये 9 का मल्टीपल है तो यहाँ पे मैंने 9 क्या किया, बाहर ले लिया और 3q को ब्रैकेट में 3q क्यूब, फाइन, इसको ब्रैकेट में लिखा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब लेट मान लेना है। देखिए ये जो m है वो भी ना कोई इंटीजर ही है, और जो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आएगी 3q क्यूब वो भी एक इंटीजर ही आएगी। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं जो m है हमारा ये 3q क्यूब है। तो जब ये हमने इसको लेट कर लिया तो हमने जब a क्यूब वाली इक्वेशन में 3 क्यूब की जगह m पुट कर देना है, ठीक है। अगर आप इसे इक्वेशन 1 मानते हैं तो यहाँ आप लिखिए कि पुटिंग m इज इक्वल टू 3 क्यूब, मतलब 3 क्यूब की जगह 3 क्यूब की जगह क्या m पुट कर देना है। फाइन। तो यहाँ से मेरे पास जो a क्यूब निकल कर आएगा वो 9 इंटू m आ जाएगा। फाइन। तो ये इसे मत दीजिए इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फाइन। तो यहाँ से हम दूसरा केस लेते हैं। सेकंड केस में यहाँ पे लिख देती हूँ, जब मेरे पास r की वैल्यू 1 थी, ठीक है, जब r की वैल्यू 1 थी तो इक्वेशन क्या थी, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ये मेरा केस नंबर 2 है। फाइन। तो यहाँ पे मुझे होल क्यूब करना है, यानी कि a क्यूब और इधर से 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब जब होल क्यूब खोलते हैं तो आपको पता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद कर लीजिए। अगर नहीं याद, ये a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस 3 इंटू ए भी होता है और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आपके a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है। इस फार्मूला के बेस पे हमने ये वाली इक्वेशन को खोलना है। तो यहाँ पे देखिए 3 क्यूब का होल क्यूब खुलेगा, a क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब खुलेगा। ये सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, हमने सेकंड केस लिया है ना अभी। तो यहाँ पे 1 है, जब हमारी r की वैल्यू कितनी थी, 1 थी इस केस में। तो यहाँ पे हमारे पास 1 का होल क्यूब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया। अब 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, a प्लस बी। फाइन। अब इसे खोलते हैं, ये हमारा 27 क्यूब आ जाएगा। 9 3 3 जा 9 3 जा 27। फाइन। और यहाँ पे हमारे पास 1 है प्लस 3 3 जा 9 9 क्यू आएगा और ब्रैकेट में 3q प्लस 1 पड़ा है। फाइन। अब यहाँ पे देखिए इसमें से और इसमें से मैं 9 को कॉमन ले सकती हूँ और जो q है उसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने 9 कॉमन ले लिया तो ये मेरा 9 3 जा 27, ये क्यूब आ जाएगा। फाइन। और यहाँ पे मेरे पास इस 1 को छोड़ दीजिए, सिर्फ q वाली वैल्यूज ही उठानी है जिसमें आपके पास q लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैंने 9 बाहर ले लिया तो ये q अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, 3q स्क्वायर प्लस q। फाइन। ये वाली इक्वेशन आ गई और हमारे पास 1 पड़ा ही हुआ है, ये 1 है हमारे पास, ये बाहर ऐसे का एज इट इज पड़ा है। तो अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, देखो 9 के साथ जो भी वैल्यू लगी है वो एक इंटीजर वैल्यू है। फाइन। तो m हमारा एक इंटीजर है किसी भी इंटीजर वैल्यू पर, तो इसे भी हमने m ही लेट कर लेना है, ये हमारा m है। फाइन। तो इस अगर ये m मैंने लेट कर लिया तो यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 9m प्लस 1। फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा केस आ जाता है 9m प्लस 1 वाला। ठीक है। अब थर्ड केस करते हैं, इस साइड कर लेते हैं, ये इसे रब कर दे, चलो इसे रब करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना थर्ड केस लिखती हूँ, जब क्या था मेरे पास r की वैल्यू 3 थी, सॉरी 2 थी, 3 तो हम ले नहीं सकते, r की वैल्यू 2 थी। तो जब r की वैल्यू 2 थी तो मेरा केस क्या बनेगा वो देखते हैं। r इज इक्वल टू 2 है तो a इज इक्वल टू क्या था, 3q प्लस 2 था। तो अगर मैं इसे क्यूब रूट करती हूँ, ठीक है, क्यूब बोथ साइड, सॉरी नॉट रूट, क्यूब बोथ साइड। तो क्यूब करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब आएगा। अगर अगेन सेम फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे हम। फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस
3 इंटू ए इंटू बी और 3q+2। ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, लेट मी क्लियर इट। इस तरीके से फाइन, ये क्लियर है आपको? तो ये 3q है। अब इसे थोड़ा सा सेट करके लिखते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पर 27 q क्यूब आया, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आ गया, प्लस ये सेम 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। फाइन, 9 2 ज़ा 18, ये 2 भी है ना, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 इंटू q एंड 3q+2। फाइन, अब यहाँ से देखिए इस q और इसमें से मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ। फाइन, देखिए ये 8 में से तो 9 कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे होती जो इसमें से हम कॉमन ले सकते तो भी हम नहीं लेते, क्योंकि हमें इस फॉर्म में अपनी जो वैल्यू है वो बनानी है। फाइन, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को साथ में लेकर चलना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमने अपना आंसर जो सोल्यूशन है वो निकालना है। फाइन, तो यहाँ से मैंने 9 कॉमन ले लिया अगर, तो ये 3q बन जाएगा यहाँ पे, प्लस 9 2 ज़ा 9 तो बाहर आ गया, तो 2 से डिवाइड 2 हो जाएगा q, और अगर मैं 2q को, चलो लिख लेते हैं एक स्टेप और। फाइन, तो यहाँ पे आपके पास हर स्टेप के जो होते हैं वो मार्क्स होते हैं आपके 10th में, तो इस बात का खास ध्यान रखना, आपने स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ज्यादा स्किपिंग नहीं करनी है, ठीक है? तो हर चीज के आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम आगे करेंगे, जब हम अपना कोई सैंपल पेपर करेंगे तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी उसमें कि किस किस पार्ट के कितने कितने मार्क्स होते हैं आपके। फाइन, तो यहाँ से देखिए 3q आ जाएगा, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6q² एंड प्लस 4q। फाइन, और जो 8 था वो इसमें भी साथ पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी साथ पड़ा हुआ है, इसे छोड़ना नहीं है, ये भूल मत जाना। फाइन, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, देखिए अब क्या करना है आपको, लेट क्या करना है, सेम जैसे कि पिछले पार्ट में किया था, इसमें जब हमने r इज इक्वल टू 1 लिया था, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, ये पूरी ब्रैकेट वाली जो आपकी वैल्यू है वो आपके m के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि m भी हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ से भी हमें एक कोई इंटीजर की वैल्यू ही मिलेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है? अब यहाँ पे हमने m की वैल्यू रख देनी है, मतलब m की वैल्यू नहीं, वैल्यू की जगह पे m रख देना है। फाइन, तो वैल्यू की जगह पे जब मैंने m रख दिया तो मेरे पास ये 9 कितना आ गया है, यहाँ से हमारे पास 9 इंटू m प्लस 8। फाइन, तो ये एक और हमारे पास वैल्यू आ गई, जो हमारी फर्स्ट थी वो रब हो गई, चलिए कोई बात नहीं, a³ इज इक्वल टू 9m थी। फाइन, ये आई थी। तो इसके बेस पर हमने जैसे a³ की 3 वैल्यूज निकाली हैं, जब हमारे पास r की वैल्यू 0 1 2 ली, देखिए जब तक हमने 2 लिया तो उसी पर ही हमें 9m प्लस 8 यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई, तो इसकी वजह से हमें ज्यादा बड़ा नंबर लेने की जरूरत नहीं है। वो आप देख लीजिए कि किसका मल्टीपल बन रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में किसका मल्टीपल बन रहा है, वो छोटी से छोटी वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे। फाइन, तो चलिए ये केसेस आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ये आपकी 3rd नंबर इक्वेशन हो जाती है क्लियरली। तो फ्रॉम आर फर्स्ट सेकंड और 3rd इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड कहाँ गई हमारी, ये फाइन, ये हमारी सेकंड है, सेकंड एंड 3rd इक्वेशन। सो हमें क्या है, फॉर फ्रॉम ऑल द थ्री, ये हमारे पास जो 3 वैल्यूज आई हैं a³ की, फॉर ऑल द 3 केसेस या 3 वैल्यूज, ठीक है? 3 केसेस हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सप्लेन्ड अबव इट इज प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी, ठीक है? अब यहां से इसे रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है? एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 2. फाइन, तो सॉरी 2 नहीं 8, सॉरी 8 आएगा यहाँ पर,
फाइन, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आपको लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट जो भी है यहाँ पर आपको दिया है, यही स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करनी होती है। जो ये दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो फाइनली यहाँ तक हमारा जो ये क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें स्केयरिंग की हो, क्यूब की हो, अगर कोई और रूट दे दिया गया हो तो हम उसी को ही अपना बेस लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक की। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर रहिए, सेफ रहिए और स्टडी करते रहिए। ये जो आपकी स्टडी है आपको आगे बहुत बेनिफिट देगी ऑब्वियसली, ठीक है। सो थैंक यू फॉर मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।